अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पीटीआई के कुछ अहम मामलात हैं अंदरूनी जिनके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है और ऊपर से इनके अपने अंदर के जो ब्लंडर्स हैं वो नहीं ख़त्म होने में आ रहे। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ये वो चीज़ें हैं जो बार बार सर उठा रही हैं, लेकिन कोई इस वक्त ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है शायद कि जो इन मामलात को सॉर्ट आउट कर सके, मसले को हल कर सके। और इसी वजह से ये मसले ना सिर्फ बढ़ते चले जा रहे हैं बल्कि बार बार सर भी उठाते हैं और इसके साथ साथ ये कि जो पार्टी है उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। अभी दो ख़ास तौर पर अहम मसले हैं, एक तो शेर अफजल मरवत साहब और जो पार्टी सीनियर्स हैं जैसे कि हामिद खान साहब या रऊफ़ हसन साहब, इनका जो आपसी इख्तलाफ है ये अब एक नुक्ता उरूज पर पहुंच चुका है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है। मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी, इसमें फर्दर भी कुछ डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर एक प्लान बी बनाया गया था कि अगर बल्ले का निशान छीना जाएगा तो प्लान बी अमल में आएगा, उसके ऊपर एक हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन किस्म का इंकशाफ सामने आया है। और ज़ुबैर अली खान जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनकी तरफ से ये स्टोरी फाइल की गई है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो पीटीआई नज़रियाती से इल्हाक किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया था, इस अहम तरीन मामले के ऊपर इमरान खान को एतमाद में नहीं लिया गया। क्यों, कब, कैसे हुआ, ये उन्होंने स्टोरी अपनी बताई है। मैं उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ और उस पर अपना तज्जिया भी आपके सामने देती हूँ। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बल्ले का निशान जो छीना गया उसके ऊपर काफ़ी तनकीद का सिलसिला जारी है और अब जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर तनकीद कम करवाने के लिए उनके भी जो हरकारें हैं वो भी अब मंजर आम पर आ गए हैं। और अब हम देख सकते हैं कि सहाफ़ियों का भी एक टोला और उसके साथ साथ जो नून लीगी ज़ाहिर है वर्कर सपोर्टर हैं वो भी, और उसके साथ साथ अब बार्स जो हैं वो भी सामने आ गई हैं खुल के इस मामले के ऊपर। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे कि मैंने शुरू में बात की, एक तरफ हम आज़ाद देख रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं और फिर भी पीटीआई के सोशल मीडिया ने और जो बाकी वर्कर सपोर्टर हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो इतनी तंदही के साथ ये आज़ाद इंतखाबी निशानात के मामले को लेकर आगे चले हैं, बेहतरीन किस्म की बेचारे अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि कैंपेन की जाए और वो इस हद तक कामयाब भी हो चुके हैं कि अब अगलों ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने, कंपनी वालों ने सर पकड़ लिए हैं कि यार ये लोग क्या चीज़ है। इस हमले के बाद सबका ख्याल ये था कि शायद ये लोग हौसला टूट जाएगा इनका, ये शिकस्त खुर्दा होकर आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन वो इस बात पे फिर हैरान हो गए एक दफ़ा कि ये लोग फिर उठ के खड़े हो गए हैं। तो इस बात का क्रेडिट तो बहरहाल जाता है, हारें या जीतें वो एक अलग बात है, लेकिन कम अज़ कम जो फाइट लड़ रहे हैं वो बड़ी मज़ेदार है। और आप तौर पर अगर आप ये क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप अक्सर ये बात लोगों को कहते सुनते हैं कि जी शिकस्त की कोई बात ही, भले हार जाते लेकिन लड़के तो जीते, ऐसे लेट ही जाते हैं, बिल्कुल लड़ते तो सही, आखिरी दम तक मुकाबला तो करते, कोई मुकाबला तो हो। तो ये बिल्कुल यही बात है इस वक्त भी कि जीत या हार इस वक्त मैटर नहीं कर रही है, मैटर ये कर रहा है कि आप लड़ कैसे रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यही एक खौफ भी है जो इस वक्त हमें ताकतवर हलकों में नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सब सिलसिला चल रहा है, अवाम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और अब गूगल की तरफ से जो लेटेस्ट एक पेज शेयर किया गया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी तमाम जमातों के भी आदाद शुमार उसमें शामिल थे और ये पेज जो है उसमें ज़ाहिर इलेक्शन से मुतालिक जितनी भी एक्टिविटी है उसको बेसिकली मेजर किया जा रहा था। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा इस पेज के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च किया गया है। 63% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इलेक्शन से जुड़े मामलात हैं उनके ऊपर उससे सर्च किया है, जबकि बाकी जो जमातें अगैन वही आपको रेशो नज़र आता है, कोई 21% के करीब PMLN का है और उससे भी कम पीपल्स पार्टी और फिर बाकी जमातों का और भी कम। तो अगैन ये फिर एक प्रूफ सामने आ जाता है कि अवाम का मूड क्या है और अवाम किधर खड़े हैं। और ये कोई ऐसी वो सर्वे नहीं है जिसके ऊपर आप ये कहें कि जी ये तो चूँकि कोई पीटीआई का हिमायत याफ्ता बंदा चला गया तो उसने जाकर सर्वे किया तो इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, या ये जी गरीदा चली गई हैं नून लीग की हमायत में तो इसलिए उनके लिए कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये
किसी भी ऐसे सहाफ़ी का नहीं है यानी सर्वे कि जिसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन करें, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट अदाद-ओ-शुमार हैं जो गूगल की तरफ से आपके सामने आए हैं। तो इसलिए आप इसके ऊपर तो कम से कम ये नहीं कर सकते, शक नहीं कर सकते कि ये इसमें कोई फॉर्जरी की गई है, कोई इसमें हेरा-फेरी की गई है। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये इस वक्त जो सोशल मीडिया पर छाई होती है, इसकी वजह ये है कि जी ये हेरा-फेरी करते हैं, जाली अकाउंट्स हैं, जाली ये है, जाली वो है, तो इस वजह से है। तो भाई अब यहाँ पर तो ये उनका प्लेटफॉर्म नहीं था, ये तो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म था, तो उसके जो आदाद शुमार हैं वो आपको अब हकाइक बता रहे हैं कि अवाम का मूड क्या है। लेकिन जहाँ ये सब चीज़ें हौसला अफजा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो वहीं बहुत कुछ है जो कि उनके लिए परेशानी का बायस है। और ये मेरा ख्याल है कि अगर इस सिलसिला इसी तरह दराज रहा और इसको सॉर्ट आउट ना किया गया तो ये मसाइल आपके बढ़ेंगे। पहली बात तो जो शेर अफजल मरवत साहब की एक लड़ाई चल रही है, बल्कि लड़ाई मैं नहीं कहूँगी कि शेर अफजल मरवत की वजह से है, बुनियादी तौर पर ये लड़ाई उस तरफ से शुरू हुई है। भाई एक बंदा आपके लिए कैंपेन कर रहा है, बाहर निकला हुआ है, सर्दी में बाहर निकला हुआ है, अपने सूबे से अपने घर से दूर है और दूसरे शहरों में जाकर दूसरे वहाँ के लोगों के लिए कैंपेन कर रहा है। वो कोई कराची में, हैदराबाद में, नवाबपुर में, इन तमाम जगहों पर वो कोई खुद तो नहीं इलेक्शन लड़ा ना, वो वहाँ का जो कैंडिडेट है उसी के लिए कैंपेन कर रहा है। अगर वहाँ से लोग निकलेंगे बाहर, वोट देंगे, उसका पैगाम पहुंचेगा, तो वो वोट तो जाके उसी कैंडिडेट को देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजाय ऐसे बंदे को आप ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाएं, बल्कि उल्टा आप उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं और उसके ऊपर आप अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ामात लगा दें। और आप खुद क्या कर रहे हैं? खुद आपका ये हाल है कि आप अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सिवाय आप बयान देने के और कुछ करते नहीं हैं। और हामिद खान साहब के तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी मामले के ऊपर बहुत सारे ऐसे बयानात हैं कि जिसके ऊपर वो पार्टी पॉलिसी से बहुत इनराफ करते हुए नज़र आते हैं और बाज़ औक़ात उसका फ़ायदा मुखालिफिन को होता है। तो आपका अपना तो ये कंडक्ट चल रहा है। फिर उसके बाद अगर रऊफ़ हसन साहब की बात की जाए तो सीनियर हैं, लेकिन मामले की नज़ाकत कोई नहीं समझ रहे। हो सकता है शेर अफजल मरवत साहब में कोई खामी भी हो सकता है, उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, लेकिन जो भी आपका मसला है भाई आप टाइम तो देखें, वक्त की नज़ाकत तो देखें कि सारा ज़माना आपके खिलाफ हुआ पड़ा और आप आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। अल्लाह के बंदों कोई होश करो, आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, उम्र में भी ज़्यादा हैं, एक दुनिया आपने देख रखी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के देखते हैं आप लोग, तो आप में इतनी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा टेम्परामेंट होना चाहिए कि भाई एक बंदा निकला हुआ है, अगर उसकी कोई गलती भी हो तो आप नज़रअंदाज कर दें। वैसे तो मुझे बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आई इस तरह की चीज़, लेकिन अगर हो भी तो आप फिलहाल नज़रअंदाज करें और उसको इनकरेज करें, बल्कि कि भाई वेरी गुड, और कोई आपका पार्टी लीडर इस तरह नहीं निकल रहा है जिस तरह वो निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा था, पहले रऊफ़ हसन साहब ने आके अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया उनके बारे में, आज हामिद खान साहब ने भी ऐसी ही कुछ बात कर दी कि जनाब उनका तो पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है और ये और वो। तो अब उसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब भी कम नहीं है, आपको पता है, वो भी फिर आते हैं तो वो भी ऊपर से आते हैं। उन्होंने भी जनाब भारी भरकम किस्म के पहले कल खिताब में भी, बाद में ट्वीट्स में भी ठीक ठाक सीनियर्स को सुना दी और उनको बुरा भला भी कहा, और साथ में उन्हें कहा कि ये सिक माइंडेड लोग हैं और ये मेरे खिलाफ पड़े हुए हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये वो और ब्ला ब्ला। और मैं तो जनाब बहुत डिसहार्ट हो गया हूँ और मैं तो अपनी जो इलेक्शन मुहिम है इसको भी बीच में ही छोड़ के तो मैं तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं क्यों बाहर ख्वार हो रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा यही किरदार कुशी करनी है वगैरह वगैरह। तो वो इसके ऊपर शुरू हो गए, तो वो भी डिस्टर्ब होके अब इस तरह के ऐलानात करें, तो वो एक बाकायदा जंग की सूरत हाल दोनों तरफ से बन गई है। भाई अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो फिर आप ही थोड़ा सा कर लें, आप इग्नोर करें, लोग आपके साथ हैं या नहीं हैं, अवाम आपका साथ दे रही है। मैं आज ट्विटर पे सारी रात देखती रही हूँ मामलात को, ज़्यादातर जो लोग हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं और ये जो सीनियर्स हैं ये उनकी टांगे खींच रहे हैं, ये गलत बात है। तो जब आवाम आपके साथ है, आपकी कॉल पर निकल रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है उनसे उलझने की? वो जो कह रहे हैं कहने दें, एक आध दफ़ा कहेंगे, जब जवाब नहीं आएगा मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने भी ताबड़तोड़ किस्म का जवाब दिया और फिर कैंपेन भी छोड़ के चले गए। भाई देखिए, कैंपेन छोड़ के जाने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा, रऊफ़ हसन का या हामिद खान का, पार्टी का नुकसान होगा, इमरान खान का नुकसान होगा और अवाम का नुकसान होगा कि जो पीटीआई को वोट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे। अगर आप पैगाम पहुंचा रहे हैं, उन तक पैगाम नहीं पहुंचेगा। इमरान खान को अगर आप कहते हैं कि उनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, उनके नज़रिए से जुड़े हुए हैं आप, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप अपना हथियार क्यों डाल रहे हैं? जो बोल रहा है उसे बोलने दें। कभी भी वो शख्स जो लोगों की बातों की परवाह करता है, वो कभी कोई बड़ा काम नहीं दुनिया में कर सकता। ये एक बिल्कुल स्टेटेड फैक्ट है। तो जिसने बहुत आगे जाना होता है, कोई बड़ा कारनामा करना होता है, उसका सबसे पहला
जो उसूल है ना, उसके अंदर जो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं ये चाहिए कि वो परवाह ही ना करे, उसको अपना फोकस सीधा रखना चाहिए कि मेरा टारगेट ये है, जो कोई बोलता है बोलता रहे, जवाब ही ना दें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है। तो ये अभी शेर अफजल मरवत साहब का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये बेसिकली डेवलपमेंट फिर वही बात शो करती है जो मैं आपसे पहले कहती हूँ हमेशा, कि जब लीडर एक होता है और वो जब आके मामलात संभालता है तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ फिर यही होता है, हर कोई अपनी अपनी लीडरी कर रहा होता है। इमरान खान साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों से जो जेल में बातचीत की है, डयाला जेल में, तो वहाँ पर यही इशू उनके सामने रखा गया कि इस तरह से पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, मेरा ख्याल है ये शेर अफजल मरवत साहब के लिए जिसको कहते हैं ना एक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए वो उनके रंजिशें दूर होंगी, उससे उनका कुछ हील होंगे वो, जैसे वो थोड़े डिसहार्ट हो गए थे। तो इमरान खान साहब ने ये कहा उनके लिए कि वो एक बहादुर और दिलेर है, हमारा साथी है, और वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता है, जज्बाती है, और बाज़-औक़ात ऐसी वैसी बातें कर जाता है जिसके ऊपर थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है, वजाहत देनी पड़ जाती है। बल्कि बाज़-औक़ात जाना लाहौर होता है, चला कोयटा जाता है, तो वो थोड़ा इस तरह का है। लेकिन वो एक दिलेर आदमी है और पार्टी को चाहिए, लीडरशिप को चाहिए कि उसकी कदर करें। तो इमरान खान साहब ने जो ये बात की है, ये बेसिकली मेरा ख्याल है उनके लिए काफ़ी हौसला अफजा भी थी। उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी जब जेल से बाहर आए, उन्होंने आके मीडिया से टॉक की, तो उसमें उन्होंने भी फिर यही बात की कि शेर अफजल मरवत भी हमारे हैं और रऊफ़ हसन भी हमारे हैं, बाकी भी सब हमारी लीडरशिप है, आपस के इख्तिलाफात हों भी तो इस मौके पर उन्हें यूं उजागर नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने वही बातें की जो मैं आपको हमेशा खुद भी वीलॉग में कर रही हूँ कि इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, लीडर जेल में पड़ा हुआ है, और अगर आप अपनी अपनी ज़ाती इख्तिलाफात की वजह से नुकसान पहुँचाएँ पार्टी को, इस कॉज को, तो ये गलत चीज़ है। तो ये बड़ा अच्छा उनका मशवरा है कि इस चीज़ को हवा नहीं देनी चाहिए, और अपने अपने इख्तिलाफात हों भी तो खामोशी से अपना अपना काम करें और पार्टी को सर्व करें। और इसके बाद फिर एक अहम स्टेटमेंट शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से भी आ गई, और फिर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वर्कर्स जो हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं, उनके पैगाम पहुंच रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जी आप अपना दौरा जारी रखें और मैं अब अपनी जो कैंपेन है उसी तरह से जारी रखूंगा। और उन्होंने कहा कि जी ठीक है जी, अब आज जो हमारा आगे प्रोग्राम है वो जिस तरह से तयशुदा है उसी के तहत आगे चलेगा, वरना इससे पहले तो वो बाकायदा ऐलान कर चुके थे कि अब वो कहीं पे भी कोई जलसा, कन्वेंशन, कोई भी कैंपेन नहीं करेंगे। तो खान साहब का भी उन्हें ज़ाहिर पता चला होगा, और फिर बाकी वर्कर्स भी सुबह से उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जाके रिक्वेस्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, और यही कह रहे थे कि आप इसको डिसकंटिन्यू ना करें। तो उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस कर लिया है। तो अभी तक के लिए तो सब अच्छा हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है फ्यूचर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीनियर क़यादत ख़ास तौर पर इस मामले पर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा दिखाए, और अगर जूनियर क़यादत में और नए आने वालों में से कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी कर रहा है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में पार्टी के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उसको फ़िलहाल इस वक्त कम से कम सामने ना लाया जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ जो सामने आई है जेल से, उसने बड़ा भांडा फोड़ा है, और वो ये कि जनाब इतना अहम मामला था प्लान बी का। और अगर आपने मेरी उस दिन की वीडियो देखी हो जिस दिन मैंने फैसले के ऊपर बात की थी, तो आपको याद होगा कि मैंने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था कि जो प्लान बी था ये अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, इसकी फुल प्रूफ अरेंजमेंट नहीं की गई। और यही बात अब जो है वो नज़र आ भी रही है। वो इस तरह कि पता ये चला है कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर हामिद रज़ा, साहबजादा हामिद रज़ा के साथ जो है इल्हाक करना चाहते थे कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो प्लान बी में साहबजादा हामिद रज़ा के साथ या फिर वादत मुस्लिमीन के साथ, इन लोगों की जो पार्टी है या शिरानी साहब की जो पार्टी है, ये 2-3 ऑप्शंस थी। लेकिन ज़्यादा जो इमरान खान साहब की चॉइस थी वो हामिद रज़ा साहब के साथ थी कि उनके साथ जो है वो इल्हाक किया जाएगा, और उनके स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वो तो खुद ऑफ़र भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इमरान खान साहब की चॉइस को साइड पे रखते हुए अपने तौर पर फैसला लिया गया, उनको इल्म में भी नहीं लाया गया, उनको एतमाद में भी नहीं लिया गया, उनकी तायीद हासिल नहीं की गई, और ये फैसला किया गया। अब जो रिपोर्टर स्टोरी फाइल कर रहे हैं उनके मुताबिक जो सेक्रेटरी जनरल अयूब साहब हैं, उमर अयूब साहब, उनको खुद नज़रियाती के जो
یہ تھے اختر اقبال ڈار صاحب چیئرمین, انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ میری پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیں اور میں عمران خان کے بڑے زبردست بڑے مشن میں ایک چھوٹا سا کردار بننا چاہتا ہوں, تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر لیں. تو پہلے تو یہیں پہ ہی انٹینشن کو چیک کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ایک بندہ اتنے سال سے رابطے میں بھی نہیں ہے اور وہ خود پارٹی الگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اور خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی جب پارٹی کا یہ الگ دھڑا بنا تھا تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ماں پر ہی بنا تھا. تو اب اس کو یکا یک اس موقع پہ کیوں یاد آ گئی اتنی عمران خان کی, جو 2 سال سے سٹرگل چل رہی ہے, تب تو وہ کہیں نہ بیچ میں بولا کہ بھئی عمران خان کو میری ضرورت ہے, میں ساتھ آ جاؤں. اچانک الیکشن کے موقع پر وہ اتحاد بنانے کے لیے کیوں آفر کر رہا ہے؟ تو پہلے تو سب سے پہلے یہی نیت چیک ہونی چاہیے تھی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن کر تو نہیں ایسا کر رہا. لیکن شاید پتہ نہیں کیوں اس طرف توجہ نہیں دی گئی, اور عمر ایوب صاحب نے ایک تو اس لیے کہ جی بلے باز کا نشان ہے تو ملتا جلتا نشان ہے, نام بھی وہی رہے گا, بات بھی تقریباً نشان بھی آلموسٹ ملتا جلتا ہوگا تو لوگوں کو آسانی ہوگی. اور دوسری جو وہ ریزن بتا رہے ہیں کہ جی اس لیے کہ جو باقی ہیں وہ مذہبی جماعتیں ہیں تو کوئی ووٹ تقسیم نہ ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے پریفر کیا کہ جی ان کے ساتھ الحاق کر لیا جائے. معاہدہ کر لیا, 5-6 دن ان کو سیف ہاؤس میں بھی رکھا, اور اہم دن جس دن آخری دن اعلان ہونا تھا فیصلے کا, اس دن وہ خود فرماتے ہیں کہ جی میں اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہوں, تو وہ خود نکل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ برآمد ہوتے ہیں لاہور پریس کلب سے, جہاں پر وہ آ کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور الحاق کا سارا بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے. تو اب یہ میرا خیال ہے بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ بیسکلی وہ ایک اعلیٰ کار کے طور پر ہی شاید بیچ میں شامل ہوئے تھے, اور جان بوجھ کر ان کو یہ ایگریمنٹ کروا کے اور یہ پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا. اب اس سارے کیس میں بیرسٹر گوہر صاحب پہ بھی عمران خان صاحب بہت ناراض ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے کر لیا, اتنا بڑا فیصلہ تھا اور اتنا بڑا بلنڈر آپ لوگوں نے کیا. اور پھر عمر ایوب صاحب کے اوپر بھی اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے, اور جو ایک سیاسی کمیٹی بنائی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی, ان سب نے یہ فیصلہ اپنے طور پر کیا, لیکن اس میں عمران خان صاحب کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اتنا امپورٹنٹ یہ پلان تھا لیکن اس کو ٹھیک سے ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. میں یہ نہیں کہتی کہ عمر ایوب کی کوئی نیت خراب ہوگی یا کسی اور کی کوئی نیت میں گڑبڑ ہوگی, لیکن یہ بات تو اس موقع کے اوپر ہم جیسے لوگ جو کہ سیاستدان تو نہیں ہیں پھر بھی بھانپ سکتے ہیں کہ یار اگر اس وقت کوئی آ کر ہمیں یہ آفر کر رہا ہے تو پھر کچھ دیکھنے سوچنے کی بات ہے. یہ 2 سال سے چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, اس وقت کیوں آ کے یہ کر رہا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے آپ کا جو مخالف ہے وہ شاطر ہے, وہ طاقتور ہے, آپ کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کے چال میں آ جائیں. تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب معاملہ تھا, اس نے نقصان پہنچایا یقینی طور پر, لیکن اس سے پھر یہ ایک لیک آف کمیونیکیشن اور لیک آف ٹرسٹ کا جو معاملہ ہے وہ اٹھ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کو کمزور بھی کر رہی ہیں, اور جو عمران خان صاحب کا اصل میسج ہے وہ ٹھیک طور پہ نہیں پہنچ پا رہا. اسی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ کنفیوزڈ بھی ہیں اور ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گڑبڑ بھی مسلسل چلتی آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر واقعی سنسیریٹی سے یہ الیکشن جیتنا چاہتی ہے, یا خان صاحب کا میسج جو ہے, ان کی جو موومنٹ ہے, یہ ساری جو قربانی ہے ان کو اگر کوئی اس کا ذرا سا بھی احساس ہے تو یہ اپنے آپسی اختلافات کو اور یہ اپنے بلنڈرز کو کم کر کے ختم کر کے جو فوکس ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ادروائز بہت تاخیر ہو جائے گی. واقعتاً اگر کچھ ڈیلیور کرنا ہے اور عمران خان صاحب اور پارٹی کو مشکل سے نکالنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا, تھوڑی سیریس پلاننگ کرنی پڑے گی, اور یہ جو اپنی چھوٹی چھوٹی سی ان کی مسئلے مسائل ہیں انا کے اور یہ وہ, ان سب کو ہٹا کر گریٹر پرسپیکٹیو میں معاملات کو دیکھنا پڑے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.